किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जागता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहे या 2 दिन कहे, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन के साथ हमेशा रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो में नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य को ख़त्म करना होगा। आलस की जड़ को समझकर उस जड़ को ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास ऐसे कितने ही लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात समझ में आ गई कि ताकत से आलस का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेता है। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस कभी छू भी नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसे रहस्य का पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस को त्याग करके हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उस समय टनकपुर नाम के एक गांव में राजेश अपने पिता के साथ रहा करता था। राजेश अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेती का काम करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ राजेश शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिसका काम को करने के लिए 4-4 लोगों की जरूरत होती थी, वहीं पर राजेश उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी माँ घर पे गाय और भैंसों को पाला करती थी, जिनका दूध पीकर राजेश बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी राजेश और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सारा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीज़ उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि राजेश का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब लगानी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब राजेश के पिता को भली भांति पता था और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखभाल की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम बड़ा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे राजेश के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे राजेश की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो राजेश को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं और सारा कामकाज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपनी सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए भी बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, ये अच्छी बात नहीं लगती है। अरे तुम में तो इतनी ताकत है, अरे तुम तो इतने मजबूत हो, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? लेकिन राजेश पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था
लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी भी कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब राजेश के पिता फसल में पानी दे रहे थे, उनके पैरों पर काटकर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर पर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास नहीं था। सबसे नज़दीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसीलिए जब आनन फानन में राजेश अपने पिता को नगर में ले जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राजेश अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर पर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सिर्फ राजेश और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर थी। राजेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो राजेश बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना, सब उसी का काम हो गया था। लेकिन राजेश के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उसके गांव से लगान वसूलने के लिए आ पहुंचे। राजेश अपने खेत की देखभाल ही नहीं करता था, इसीलिए उसके खेत में बहुत कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल करके अपने साथ ले गए। अब राजेश के घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि राजेश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उसमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर राजेश की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था कि जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों की मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर राजेश को समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद राजेश में कुछ देर के लिए जोश जागता। वो सीधा उठकर अपने खेतों में पहुंच जाता, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह और उसका जोश ठंडा पड़ जाता और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब राजेश की माँ राजेश को जलीकटी सुना रही थी, तो राजेश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं रोज रात को ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा और अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सारी बात राजेश का पड़ोसी भी सुन रहा था। राजेश का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसे ही हालत मेरे बेटे की हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम सा बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है। सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो लेते नहीं है। अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश की माँ ने राजेश से कहा, बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षुक से जरूर मिलना। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूंगी। ये सुनकर राजेश अगले ही दिन उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बता देता है। उस समस्या को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक कहना शुरू करते हैं कि तुम रात में ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर राजेश कहता है कि महात्मा जी, वही तो जानने के लिए मैं तो आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसलिए तुम रात में ये सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर नहीं पाते, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा कर नहीं पाओगे
और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसीलिए किसी भी बात पर आकस्मिक रूप से जोशीले मत बनो। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो। इसे अपनाने से तुम्हें किसी भी काम को करने में तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोच कर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसीलिए तुम हर रोज अपनी फसल को उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने के बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो तुम ये पाओगे कि मंजिल से तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसीलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश और तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर कभी चढ़ने का फैसला ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, ना ज़्यादा ना कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस को दूर कर देता है कि हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए अगर तुम उन सभी नशीले कारणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रक्रिया तुम 21 दिन तक हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर से सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक करना है। तीसरा सिद्धांत जो आपकी आलस को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर वो चीज़ खाते हैं जो इंसानी हाथों द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जी, अनाज की रोटी इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाती है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाती है जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है कि अगर आप उन प्रक्रियाओं को एक बार देख लें तो आपको खाना खाने का मन भी ना करे। जैसे कि बाजार में चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह। इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पेट से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस से पैदा करते हैं। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है वो ये है कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव भी होते, आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिससे आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार को देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरे किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे बिना भी वो काम पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है,
जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद है तो मेरी उसमें क्या आवश्यकता है। और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम को नहीं देते। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझे, हम ये समझे कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि उसके बाद आप अपने आलस को दूर कर पाने में सक्षम होंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।